सभी लोग बेसब्री से उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार होने का इंतजार कर रहे थे। अभी उस्ताद रंगास्वामी को फल खाए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। देखते ही देखते उनकी रूखी और बेजान त्वचा मुलायम और चमकदार होने लगी और उनकी उखड़ती हुई सांसें सामान्य गति से चलने लगी। कुछ ही समय बाद उस्ताद रंगास्वामी ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्यचकित होते हुए अपने हाथों और पैरों को स्वस्थ होते हुए देखने लगे। उनकी हालत में सुधार होते ही नंदिनी ने चहकते हुए आगे बढ़कर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है दादाजी, आप ठीक हो गए। नंदिनी के बगल में खड़े छोटे उस्ताद के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पूरे जोश से तेज आवाज में आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी की तारीफ करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो सच में भगवान का रूप हैं। आपने हमारे दादाजी की जान बचाकर पूरे स्वामी खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आप पर रुपयों की बारिश कर दूंगा, आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा और आपको सोने में तौल दूंगा। उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार आते ही चंद्रास्वामी ने भी चैन की सांस ली और छोटे उस्ताद की बात का जवाब देते हुए कहा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं छोटे उस्ताद। उस्ताद रंगास्वामी का इलाज मैंने आपके 3 करोड़ रुपए के इनाम के लालच में थोड़ी ना किया है। मैंने तो ये सब स्वामी खानदान का पुराना दोस्त होने के नाते किया है। चंद्रास्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल वैद्यराज, आपने सच में दोस्ती का फर्ज निभाया है। आज से ये स्वामी खानदान आपकी दोस्ती का कर्जदार हो गया। उस कमरे में मौजूद हर शख्स उस्ताद रंगास्वामी की तबीयत ठीक हो जाने का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी अचानक उस्ताद रंगास्वामी का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और दर्द से कराहते हुए उनकी चीख निकल गई। आह! उस चीख के साथ ही उस्ताद रंगास्वामी के मुंह से खून का फव्वारा बहने लगा। देखते ही देखते उनकी गुलाबी और चमकदार त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल होने लगी। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वो दर्द से छटपटाने लगे। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा गए और चंद्रास्वामी की तो जैसे सांस ही उसके हलक में अटक गई। अपने दादा को इस तरह दर्द से कराहते देखकर छोटे उस्ताद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी का गिरेबान पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे दादाजी को क्या हुआ है? लेकिन चंद्रास्वामी तो कुछ समझ पाने की हालत में ही नहीं था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा छोटे उस्ताद, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो खुद हैरान हूं, आप हटिए, मैं देखता हूं। लेकिन तब तक एक्यूपंक्चर के लिए उस्ताद रंगास्वामी के सर में चुभोई गई सारी की सारी चांदी की सुइयां जमीन पर गिर चुकी थी और उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें देखकर चंद्रास्वामी के हाथ पांव फूलने लगे। उनकी तो ये सोच सोच कर ही जान निकली जा रही थी कि अगर स्वामी खानदान के कर्ता धर्ता उस्ताद रंगास्वामी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। चंद्रास्वामी की हड़बड़ाहट देखकर छोटे उस्ताद ने गुस्से में उसके गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए और उसके पेट में एक लात जमाकर चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, जाहिल, नीम हकीम, अगर तेरी लापरवाही की वजह से मेरे दादाजी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे उस्ताद कलरी पाइटू के माहिर उस्ताद थे और उनके वार को सहने की ताकत चंद्रास्वामी में नहीं थी। इसीलिए वो मार पड़ते ही दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि छोटे उस्ताद उसे और चोट पहुंचाते, उसने कुछ सोचते हुए चिल्लाकर कहा, शिवा, हो ना हो ये उस शिवा का किया धरा है। अब मुझे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। जरूर उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए इन फलों के साथ छेड़छाड़ की है। अपने दादाजी को इस तरह दर्द से कराहता देखकर नंदिनी की हालत भी खराब हो गई। उसने जल्दी से शिवा के पीछे जाते हुए कहा, आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी उसे वापस लेकर आती हूँ। जैसे ही नंदिनी उस कमरे से बाहर निकली तो उसने शिवा को वहां से बाहर जाते हुए देखा। नंदिनी ने दूर से ही शिवा को रोकने के लिए चिल्लाते हुए कहा, शिवा रुको।
शिवा वो दिव्य फल टेबल पर रखकर उस कमरे से बाहर निकल आया था। हॉल में कुछ देर इंतजार कराने के बाद गार्ड्स ने उसे इनाम के 1 करोड़ रुपए का बैंक कार्ड थमा दिया था और वो बस जा ही रहा था कि उसे पीछे से नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने बिना पीछे मुड़े ही नंदिनी से कहा, अब क्या है? नंदिनी ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ प्लीज, अंदर कुछ हुआ है, तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया कि अंदर क्या हुआ होगा। हालांकि अंदर जो कुछ भी हुआ था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गया था। शिवा ने ताना मारते हुए नंदिनी से कहा, ओह, तो क्या तुम मुझ जैसे नकारा और बेवकूफ लड़के से मदद की भीख मांग रही हो? शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने झुंझलाते हुए हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया ना तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, समझे? इतना कहकर नंदिनी ने शिवा को अपने साथ ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी शिवा ने फुर्ती दिखाते हुए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को पंजे की तरह मोड़कर अपनी खास कलरी पाइटू तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे नंदिनी का शरीर किसी बुत की तरह वहीं का वहीं जम गया और उसकी कलाई की हड्डी चटक गई। नंदिनी ने दर्द से कराहते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? मुझे तकलीफ हो रही है। शिवा की जादुई तकनीक से नंदिनी का शरीर अकड़कर एक जीते जागते बुत में तब्दील हो चुका था। उसके शरीर में ताकत तो थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। नंदिनी को दर्द से कराहते देखकर शिवा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा ये स्वामी खानदान सच में ऐसा ही है क्या? मौके की नजाकत को देखते हुए मुरली काका दौड़ते हुए शिवा के पास पहुंचे और उन्होंने शिवा को मनाते हुए कहा, छोड़ दीजिए छोटे मालिक, उस्ताद रंगा स्वामी को कुछ हो गया है, आप इन्हें छोड़िए और उन्हें बचाइए। इतना कहकर मुरली काका ने नंदिनी की ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, नंदिनी मैडम, ऐसे वक्त में भी आप अकड़ दिखा रही हैं, चलिए जल्दी से छोटे मालिक से माफी मांगिए। मुरली काका की बात सुनकर नंदिनी का मुंह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने मुंह बनाते हुए शिवा से कहा, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज अंदर चलो। मेरे दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि नंदिनी के चेहरे के भाव उसके शब्दों से मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन फिर भी शिवा ने मुरली काका की खातिर उसे माफ करते हुए कहा, मुरली काका की वजह से सिर्फ इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूं। इतना कहकर शिवा ने अपनी जादुई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे से नंदिनी को धक्का दिया, जिससे नंदिनी का बुत की तरह जमा हुआ शरीर ढीला पड़ गया और वो 15-20 फुट पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ी। नंदिनी के गिरते ही शिवा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगली बार ऐसी जरूरत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, अब चलो। नंदिनी लड़खड़ाती हुई अपनी जगह पर खड़ी हुई और शिवा को लेकर अंदर के कमरे में दाखिल हो गई। शिवा ने देखा कि इस बार उस कमरे का माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा हो चुका है। पलंग पर लेटे उस्ताद रंगा स्वामी की हालत पहले से बदतर हो चुकी थी। उनकी धसी हुई खुली आंखों में खून उतर आया था। उनकी त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल हो चुकी थी। उनके हाथों और गले की नसें उभरकर बाहर की तरफ निकल आई थी। उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और वो असहनीय दर्द से कराह रहे थे। शिवा को कमरे में देखते ही आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी ने अपना सारा दोष शिवा के सर पर मरते हुए कहा, शिवा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके यहां से भाग जाओगे? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। उस्ताद रंगा स्वामी के इस हालत के लिए तुम और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। स्वामी खानदान के मुखिया उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचाने के लिए शिवा बरगद का दिव्य फल लेकर उनके घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर शिवा उन्हें बताता है कि उस दिव्य फल को खाने से उस्ताद रंगा स्वामी की मौत हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अयंगर वो दिव्य फल उस्ताद रंगा स्वामी को खिला देता है, जिससे
उस्ताद रंगास्वामी की तबीयत ठीक होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है तो उनकी पोती नंदिनी दौड़कर शिवा को फिर से वापस बुलाकर लाती है। शिवा के आते ही आयुर्वेदाचारी चंद्रस्वामी ने अपनी गलती का सारा दोष शिवा के सर मढ़ते हुए कहा, कमीने, मैंने तुझसे उस बरगद के पेड़ का दिव्य फल मांगा था, ये तूने मुझे कौन सा जहरीला फल दे दिया। मुझे तो लगता है कि तू जरूर भार्गवन खानदान के कहने पर यहाँ उस्ताद रंगास्वामी को मारने आया है। चंद्रस्वामी की बात सुनकर शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, निगम में तो तुम पहले से थे आयुर्वेदाचार्य चंद्रस्वामी अयंगर, लेकिन अब तो तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से भी भाग रहे हो। नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त वैद्य को ये सब शोभा नहीं देता। शिवा की बातें सुनकर चंद्रस्वामी गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास है ये सब, हरामखोर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तेरा दिया वो फल जहरीला था। सिर्फ शास्त्री खानदान का नाम जुड़ जाने से कोई वैद्य नहीं बन जाता। तेरे तो क्या, तेरे बाप तक के पास भी वैद्य का लाइसेंस नहीं है और तू मेरी विद्या को चुनौती दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि चंद्रस्वामी आगे कुछ भी कहता, छोटे उस्ताद ने अपनी कमर में दबी चांदी की पिस्तौल निकाली और उसे चंद्रस्वामी पर तान कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, खूसट बुड्ढे, चुपचाप अपनी बकवास बंद कर, वरना अभी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर छोटे उस्ताद ने शिवा की ओर देखा और बड़ी ही विनम्रता से कहा, शिवा, देखो ना मेरे दादाजी को क्या हुआ है, क्या तुम इनकी जान बचा सकते हो? छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने शांत स्वर में कहा, देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये कोई आम फल नहीं है। इंसानी शरीर में इस फल को बचाने की ताकत ही नहीं होती। अगर कोई भी इस फल को खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। शिवा की बात सुनकर छोटे उस्ताद का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर शिवा की बात ना मानने का पछतावा साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने बिनती भरे स्वर में कहा, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। क्या अब आप कुछ भी करके मेरे दादाजी की जान बचा सकते हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बिल्कुल बचा सकता हूं। लोगों की जान बचाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मेरी एक शर्त है। छोटे उस्ताद अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे और उस वक्त शिवा उनसे जो भी मांगता वो उसे खुशी खुशी देने के लिए राजी हो जाते। इसीलिए उन्होंने झट से कहा, कैसी शर्त? आप बस हुक्म कीजिए। छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने बिना हिचकिचाए गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हुए कहा, मुरली काका की बात मानकर वो फल मैंने आपको 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो यहाँ हमारा पिछला सौदा खत्म होता है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दादाजी की जान बचाऊं, तो उसके लिए आपको मुझे 10 करोड़ रुपए अलग से देने होंगे। तो क्या छोटे उस्ताद अपने दादाजी की जान बचाने के लिए शिवा की शर्त मान लेंगे? क्या होगा अगर छोटे उस्ताद ने शिवा की शर्त नहीं मानी तो? क्या शिवा सच में उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा सकता है?